हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, विश्व भूगोल पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग भू आकृतियों के विकास को नियंत्रित करने वाले कारक फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट इस विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबों को पता है कि वैकल्पिक विषय भूगोल का जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है उसका यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो प्रस्तुत वीडियो में हम लोग इसका एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे और अलग से इसके विभिन्न भागों पर अध्ययन सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सबों को पता है कि पृथ्वी का जो भूपर्पटी है, अर्थ क्रस्ट है, उस पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ जैसे पहाड़, पठार, मैदान, गहरी घाटियाँ आदि पाई जाती हैं। इनकी उत्पत्ति और विकास जो है वह एक निरंतर चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जो है पृथ्वी की अंतर्जात और बाह्य बलों के साथ साथ अर्थात इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक बलों के साथ साथ जलवायु, चट्टानों की संरचना और जैविक तथा मानव जनित कारकों आदि से नियंत्रित होती है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भू आकृतियों की उत्पत्ति एवं इनका जो विकास होता है यह एक लंबी भूवैज्ञानिक अवधि में दिखाई देता है, अर्थात दृष्टिगोचर होता है। तो आइए इन कारकों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम लोग भू आकृतियों के विकास को जो नियंत्रित करने वाले कारक हैं उनका एक वर्गीकरण देखें, एक क्लासिफिकेशन देख लें। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया कि अंतर्जात बलों की इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इंडोजेनिक फोर्सेस। इसके अंतर्गत प्लेट विवर्तनिक संचलन होते हैं, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट जो होता है। दूसरा, ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, वोल्केनिक इरप्शन होता है। और तीसरा, समस्थैतिक समायोजन, आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट। तो ये अंतर्जात बलों के अंतर्गत ये तीन महत्वपूर्ण कारक हैं जो स्थलाकृतियों के उत्पत्ति और विकास को नियंत्रित करते हैं। इसी प्रकार बाहरी बलों में एक्सोजेनिक फोर्सेस के अंतर्गत अपक्षय एक महत्वपूर्ण कारक है, वेदरिंग। दूसरा, अपरदन, इरोजन अगला महत्वपूर्ण कारक है। निक्षेपण, डिपोजिशन, यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है। इस क्रम में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण और विकास होता है। इसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण के कारण बृहत क्षरण, मास इरोजन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में आप लोगों ने देखा होगा कि लैंडस्लाइड होते हैं, तो इससे भी स्थलाकृतियाँ प्रभावित होती हैं। इसके अतिरिक्त जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया कि जलवायु, चट्टानों की संरचना और जैविक तथा मानव जनित कारक जो होते हैं वे भी स्थलाकृतियों के विकास को नियंत्रित करते हैं। आइए इनका एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं हम लोग। सबसे पहले अंतर्जात बलों पर हम लोग चर्चा करें, इंडोजेनिक फोर्सेस। तो पहला प्लेट विवर्तनिक संचलन है, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट। जैसा कि आप सबों को पता है कि ऐसी मान्यता है कि पृथ्वी की जो भूपर्पटी है अर्थात अर्थ क्रस्ट जो है और इसके नीचे स्थित मेंटल का जो ऊपरी भाग है, अपर मेंटल, इसमें महासागरीय भाग भी शामिल है। यह दृढ़ स्थल खंडों का बना है और यह 6 मुख्य तथा लगभग 20 लघु प्लेटों में विभाजित है। ये प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष तथा पृथ्वी की परिभ्रमण अक्षरेखा के संदर्भ में पृथ्वी के घूर्णन ध्रुव के चारों ओर वृत्ताकार मार्गों में गतिशील रहते हैं। इस क्रम में ये एक दूसरे से अपने किनारों के सहारे टकराती हैं प्लेटें, या फिर एक दूसरे से दूर चली जाती हैं।
नतीजतन सारी विवर्तनिक घटनाएं जैसे विभिन्न प्रकार के पर्वतों का निर्माण, ज्वालामुखी क्रियाएं इन प्लेटों के किनारों पर संपन्न होती हैं। तो प्लेट विवर्तनिक संचलन जो है, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट है, वह स्थलाकृतियों के उत्पत्ति और विकास का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से संबंधित एक अध्ययन सामग्री मैं पहले ही आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं। आप चाहें तो उसका अवलोकन कर सकते हैं। आगे बढ़ें। अब जो ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, वोल्केनिक इरप्शन जो होता है, तो यह भी स्थलाकृतियों के उत्पत्ति और विकास का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। ज्वालामुखी क्रिया स्थलाकृतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह दो तरह से होता है। ज्वालामुखी उद्गार जो होता है, पहला दरारी उद्भेदन होता है, अर्थात फिशर इरप्शन होता है। तो इस क्रम में दो प्लेटों के बीच के भाग से गर्म तप्त मैग्मा जो है वह बाहर निकल करके किनारों के सहारे जुड़ता है। तो इस क्रम में दरारी उद्भेदन से, फिशर इरप्शन से लावा मैदानों, समुद्री कटकों, समुद्री द्वीपों, जाइगोट आदि का निर्माण होता है। और जो दूसरा ज्वालामुखी उद्गार जो होता है वह विस्फोटक केंद्रीय उद्भेदन होता है, अर्थात एक्सप्लोसिव सेंट्रल इरप्शन। इससे बड़े बड़े ज्वालामुखी पर्वतों की उत्पत्ति होती है। लावा मैदानों का अगर एग्जाम्पल देखें तो यूएसए का कोलंबिया पठार, यह भी जो है सो लावा मैदान है। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, यह भी लावा मैदान का एक प्रमुख उदाहरण है। इसके अलावे ब्राज़ील एवं पराग्वे का पराना पठार और कचमटका प्रायद्वीप की जो ज्वालामुखी है, यह भी दरारी उद्भेदन से निर्मित हुई है। कटकों को देखा जाए तो मध्य अटलांटिक कटक जो एस आकार का है, अटलांटिक महासागर के बीचों बीच पाया जाता है, तो यह भी दरारी उद्भेदन अर्थात फिशर इरप्शन से निर्मित स्थलाकृति होती है। आगे बढ़े। अगला महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वह है समस्थैतिक समायोजन अर्थात आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि पृथ्वी के सतह पर एक विस्तृत क्षेत्र में विभिन्न घनत्व वाले पर्वतों, पठारों, मैदानों और सागर तली में प्रायः एक संतुलन की स्थिति होती है। तो जो यह संतुलन की स्थिति होती है, यह जो दशा होती है, वह समस्थिति कहलाती है, अर्थात आइसोस्टेसी और इक्विलिब्रियम। विवर्तनिक या भूगर्भिक हलचलों से जैसे ही यह संतुलन की दशा भंग होती है, गुरुत्वाकर्षण की शक्तियां कार्यरत होकर के पुनः संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती हैं। तो समस्थैतिक समायोजन भी स्थलाकृतियों के उत्पत्ति और विकास को नियंत्रित करने वाला एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। दोस्तों, इस विषय पर मैं अलग से आपके समक्ष एक अध्ययन सामग्री प्रस्तुत करूंगा। अब हम लोग बाहरी बलों को देखें, एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो इसमें अपक्षय, वेदरिंग, यह एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। अपक्षय जो है वह एक स्थैतिक क्रिया है। यांत्रिक या भौतिक कारकों जैसे तापमान, वर्षा, तुषार तथा रासायनिक परिवर्तनों अर्थात ऑक्सीकरण, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रेशन तथा कार्बनीकरण, कार्बोनेशन, इसके कारण चट्टानों के विघटित तथा वियोजित होकर के तथा विदीर्ण होकर के अर्थात टुकड़ों में टूट करके अपने स्थान पर ही बिखर जाना, यह अपक्षय की क्रिया कहलाती है। अर्थात चट्टानें टूट करके अपने स्थान पर बिखर जाती हैं। इनमें परिवहन नहीं होता, इनका परिवहन नहीं होता चट्टानी टुकड़ों का। इसीलिए अपक्षय जो है वह एक स्थैतिक क्रिया है। इस क्रम में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण एवं विकास होता है। इस वेदरिंग पर मैं अलग से एक अध्ययन सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा।
तो आगे बढ़ते हैं। अपरदन दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है एक्सोजेनिक फोर्सेज में। तो अपरदन इरोजन जो है वह एक ऐसी क्रिया है जिसमें नदी, वायु, हिमानी, परिहिमानी, लहरें तथा भूमिगत जल जैसे जो प्रक्रम हैं, इनके द्वारा भूपटल से चट्टानी मलबा को अलग करके परिवहन के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है और यह क्रिया अपरदन कहलाती है। अर्थात विघटित वियोजित चट्टानें जो होती हैं, टूटी फूटी चट्टानें, उनका परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, तो यह क्रिया अपरदन कहलाती है। और यह काम नदी, वायु, हिमानी, परिहिमानी, लहरें, भूमिगत जल इनके द्वारा संपन्न होती हैं। इसी प्रकार जो अगला महत्वपूर्ण फैक्टर है वह है निक्षेपण, डिपोजिशन। तो नदी, वायु, हिमानी, परिहिमानी, लहरें ये जो हैं, जो अपरदित पदार्थों का परिवहन करके अन्य स्थानों पर उनका निक्षेपण करती हैं और इस क्रम में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो यह भी स्थलाकृतियों की उत्पत्ति और विकास को नियंत्रित करने वाला एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। गुरुत्वाकर्षण के कारण बृहद क्षरण, इसकी भी चर्चा हम लोगों ने पहले की है कि पर्वतीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण के कारण बृहद स्तर पर भूस्खलन की क्रिया संपन्न होती है, जो पर्वतों की बनावट को, स्थलाकृतियों की बनावट को प्रभावित करती है। आगे बढ़ें। अब जलवायु जो है, क्लाइमेट जो है, यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। जलवायु भी भू आकृतियों के निर्माण और इनके विकास को नियंत्रित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में पवन, वर्षा, तापमान, अपक्षय एवं अपरदन तथा निक्षेपण की क्रिया को प्रोत्साहित करते हैं। आर्द्र प्रदेशों में वर्षा जो है अपरदन की क्रिया को तीव्र करती है, अर्थात चट्टानों के ऊपर जब बारिश की बूंदें तेजी से पड़ती है तो चट्टानी मलबा जो है वहाँ से बह करके नदी वर्षा जल के साथ दूसरे स्थानों की ओर चल देता है। वहीं शुष्क उष्णकटिबंधीय प्रदेशों, जो ट्रॉपिक एरिड जोन है, उसमें अधिक तापमान के कारण चट्टानों का तापीय विस्तार होता है और जब रात में उनमें संकुचन होता है तो तापीय विस्तार के कारण और संकुचन से चट्टानें चटकती हैं, टूटती हैं और इससे अपक्षय की क्रिया जो है वह प्रोत्साहित होती है। इस क्रम में भूआकृतिक संरचना जो है वह प्रभावित होती है। इसी प्रकार चट्टानों की संरचना भी इस प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। जो रॉक स्ट्रक्चर होते हैं, कमजोर तथा असंगठित चट्टानें जो होती हैं, घुलनशील खनिजों वाली चट्टानों, परतदार ऊर्ध्वाधर चट्टानों पर अपक्षय की क्रिया तीव्रता से होती है, जबकि संगठित तथा क्षैतिज चट्टानों पर यह क्रिया कम होती है। इस पर हम लोग अलग से भी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ें। अब जैविक और मानवजनित कारक, बायोटिक एंड एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, यह भी स्थलाकृतियों के उत्पत्ति और विकास के लिए महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी है। जैसे वनस्पति की उपस्थिति जो है वह अपक्षय के लिए आंशिक रूप से उत्तरदायी तथा आंशिक रूप से अवरोधक भी है। जैसे वनस्पतियों की जड़ें जो हैं चट्टानों को जकड़ कर रखती हैं तथा वनस्पति आवरण सूर्यातप तथा वर्षा जल को चट्टानों पर सीधे पहुंचने से रोक देता है, अतः अपक्षय तीव्रता से नहीं हो पाता है। जबकि वनस्पति जड़ों में कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया आदि होते हैं जो चट्टानों को धीरे धीरे विघटित कर देते हैं। चट्टानों पर जो वनस्पति होती हैं उनकी जड़ें अंदर जा कर के जब मोटी होती हैं तो उससे भी चट्टानें टूटते हैं। पुनः इनकी जड़ें चट्टानी रंध्रों में प्रवेश कर तथा मोटी होकर चट्टानों को ढीली कर देती हैं। जैसा कि अभी हमने पहले कहा, पशुओं द्वारा की जाने वाली अति चराई भी
भवाकृतिक विकास को प्रभावित करती हैं, क्योंकि चट्टानों से वनस्पति का आवरण हटने से अपरदन की क्रिया तीव्र होती है। इसी प्रकार मानव जनित कारक जैसे निर्वनीकरण, डिफॉरेस्टेशन, खनन, माइनिंग, उत्खनन, क्वेरिंग, नगरीकरण, अर्बनाइजेशन, इन प्रक्रियाओं से भी भूआकृतिक विकास प्रभावित होता है। तो स्थलाकृतियों के उत्पत्ति और विकास को नियंत्रित करने वाले ये कुछ प्रमुख कारक हैं। मुझे उम्मीद है कि यह अध्ययन सामग्री आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो अगले वीडियो में हम अलग टॉपिक के साथ पुनः आपके साथ उपस्थित होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।